भूमि क्या है, कैसे उसका विकास हुआ है, कहाँ से निकली है। ठीक सारे भाई बन रहे तुम घर में लग रहे तब तो थोड़े लग रहे अपना लगा दो दूसरी जगह थोड़ा बैठ जाता है अपन खाना लगो तुम्हारे गर्मी लग रही है। हवा मिलेगी तो साहित्य में जो है हम लोग हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए हमको साहित्य पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। और हमारे प्रारंभिक परीक्षा में सिविल सर्विस में व्याकरण समझो। व्याकरण में आपका जो है लगभग 10 से 12 टॉपिक है। ठीक, ये कोर्स मान के चलो तो मुश्किल से 10 से 15 दिन का है। ठीक है, और लगभग सभी लोगों ने व्याकरण तो पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आपका कक्षा 6 से लेकर इंटर तक तो हिंदी अनिवार्य है और लगभग सारा व्याकरण वहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको साहित्य पढ़ना है तो उसके बाद में आप यूजी पीजी करिए। उसके लिए यूजी में आप अपना हिंदी साहित्य विषय लीजिए, फिर स्नातक भी हिंदी साहित्य से करिए, तो आपको साहित्य करना। बाकी व्याकरण का लगभग 70-80% ज्ञान आपको इंटर तक हो जाता है। ठीक, तो साहित्य में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हिंदी की पृष्ठभूमि पढ़ते हैं कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी कहाँ से निकली है। और हम लोग जो है 4 कालों के माध्यम से हिंदी साहित्य को किन किन लोगों ने किन किन किताबों के माध्यम से समाज में व्याप्त हो रहा है, जैसे कबीरदास हुए, तुलसीदास हुए। और वीर काल में जो है वीर गाथात्मक काव्य लिख करके जो है उस समय की स्थिति क्या थी लेखकों ने बताने का प्रयास किया। ठीक है, ये आपका रहा साहित्य। व्याकरण में हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्याकरण देखिए कोई भी भाषा होती है उसको शुद्ध करने के लिए व्याकरण लिखना बनाना पड़ता है, क्योंकि व्याकरण से ही किसी भाषा की शुद्धि की जाती है ना। ठीक, तो आपके सिलेबस में व्याकरण में वर्णमाला हो गया सबसे पहला टॉपिक, फिर शब्द है, फिर वाक्य है, संधि है, समास है, ठीक है, कारक है, ठीक है, और आपका अलंकार है। इस प्रकार से 10 से 12 टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने डेमो में वर्णमाला पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा टॉपिक, क्योंकि क्लासें तो बहुत सीमित ही मिलेंगी, है ना मैडम, तो आप संख्या भी आज कम है, तो कौन सा ऐसा टॉपिक शुरू किया जाए कि जो दोबारा ना पढ़ाना पड़े। क्योंकि वर्णमाला तो हमें लगता है लगभग उस दिन काफ़ी संख्या थी, अब वही लोग उपस्थित ही होंगे बाद में भी मैडम ना। तो आज आप लोगों को फिर से वर्णमाला ही पढ़ा दिया जाए कि कुछ और पढ़ा दिया? विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण। देखिए ऐसा करिए, क्योंकि विशेष विशेषण फिर हमको उतना ही टाइम लगेगा, वही चैप्टर फिर हम दोबारा पढ़ाएंगे। बात ये ना, क्योंकि क्लासेस सीमित है ना, मैं सोच रहा हूँ जो टॉपिक पढ़ाऊँ वो लगभग भाई क्लास के 70% लोग तो उसको सीखें, उससे आज 10 से 12 लोग। ठीक है, नहीं, देखिए बात ये है ना कि हिंदी विषय जो है लगभग में सभी लोगों ने पढ़ा है। ठीक, तो वर्णमाला हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, वर्णमाला को ही हम फिर से शुरुआत करें और या फिर संज्ञा को शुरुआत कर दें, संज्ञा को पढ़ा दें। ठीक है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, कोई बता सकता है? फारसी। देखिए ये छोटी छोटी चीजें जानकारी रखी है, जिसका विषय हिंदी यूजी में रहा है, पीजी कर रखा है जिसने, उसको तो बहुत सारी चीजें जानकारी होगी। ठीक है, आज हम लोगों का टॉपिक जो है संज्ञा है। संज्ञा से जो है लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, आपके सिलेबस में भी है। ठीक, और लगभग 2 से 3 2 प्रश्न को अनिवार्य, लगभग जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं आपकी और आपके ये एग्जाम सिविल वाले हैं, लगभग में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं।
संज्ञा का मतलब किसी को नामित करना, उसको बताना कि हाँ ये व्यक्ति है, ये या वस्तु है, या ये स्थान, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं, कितने भागों में पढ़ते हैं जी? 5 भागों। ठीक है। पहला क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक। फिर तीसरा प्रकार हमारा है भाववाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। पांचवा प्रकार है हमारा जी पदार्थवाचक या द्रववाचक। ठीक है। इन 5 प्रकारों से हम जो है संज्ञा को पढ़ते हैं। ठीक। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की कोई परिभाषा बता सकता है? कोई बताएगा जी? बताइए बताइए, जो मालूम हो वो बताइए, सही गलत। ठीक है। तो देखिए आपके सिलेबस में है, लगभग सभी पढ़ाई होगा संज्ञा। ठीक है। अब जैसे कुछ हम लोग आप लोगों को शब्द देते हैं पहले, जैसे आपका हो गया नदी, गंगा, सोमवार। इन शब्दों में कोई बता सकता है कौन कौन सी संज्ञा है? थोड़ा पूर्व ज्ञान ले लिया जाए। गंगा व्यक्तिवाचक है जी, गंगा व्यक्तिवाचक है। हाँ। नदी जातिवाचक है। और सोमवार क्या है जी? सोमवार व्यक्तिवाचक है। ये जो है सोमवार व्यक्तिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है, नदी जो है जातिवाचक जी। जी, जातिवाचक मतलब कोई भी वस्तु या स्थान जिसका मतलब उसकी पूरी जाति का बोध होता हो। ठीक है। जैसे मानव, तो मानव में सभी मानव आ गए ना। मिठाई, मिठाई में कंफ्यूजन करता है एग्जाम में, मिठाई कैसी संज्ञा है जी? मिठाई पदार्थवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मिठाई जिससे पूरे समुदाय का बोध होता, पूरी जाति का बोध, उसी पूरी उस जितनी भी उसकी जो है प्रकार हो। जैसे मिठाई है, मिठाई में आप लौज ले लो, लड्डू ले लो, कहो तो सबको मिठाई ही को, सबको मिठाई ही तो कहा जाएगा, कुछ और कहा जाएगा। ठीक है। तो जातिवाचक की सब परिभाषा लिख लीजिएगा आप लोग। वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का या संपूर्ण वर्ग का बोध कराती है, उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। वह शब्द जिनसे किसी जाति या समुदाय या किसी वर्ग का बोध होता हो, उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब जैसे आप बताएंगे हमको कि गणित की किताब में कौन सी संज्ञा है जी? सही बता रहे हैं?
बताइए आप लोग ये सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं? जी जी आप बताइए जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? गणित की किताब चाहे वो आपकी एलकेजी की हो, चाहे वो आपकी डीलिट की किताब हो, चाहे पीएचडी की किताब हो, होती तो किताब एक ही है भाई। गणित की किताब जब गणित की किताब नाम लेकर हम किसी भी किताब को संबोधित करेंगे तो गणित की किताब के अंदर सारी किताबें आ जाएंगी ना, उस जाति की जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो हाई स्कूल की किताब हो, चाहे इंटर की किताब हो गणित की। परिभाषा में क्या लिखा आपने? किसी जाति या समूह या उस वर्ग के, ठीक है ठीक है। इसकी एग्जाम्पल ले लीजिएगा आप लोग। जैसे आपका हो गया नदी, पर्वत, मानव, गाय, ठीक है। बाकी ये गणित की किताब लिख लीजिएगा। कौवा, युद्ध, ठीक है जी। गाय पशु है, कैसे व्यक्तिवाचक? व्यक्ति का मतलब किसी विशेष पर्टिकुलर उसी चीज की बात की जाए। व्यक्तिवाचक में जैसे अब आप कहोगे तो नदी भी तो होगी व्यक्तिवाचक जी। गंगा गंगा तो एक ही नदी में है, गंगा कहीं तो नहीं आएगा जी। जानवर नोट करिएगा, ठीक है। गाय, कौवा, युद्ध, ठीक है। अब देखिए पशु पक्षियों के नाम नोट करिएगा, नोट में लिखिएगा। जातिवाचक संज्ञा में पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा में आते, ठीक। प्राकृतिक आपदाओं के नाम जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा खाद्यान्नों के नाम जैसे जो अनाज नहीं होता है, गेहूं, फल एवं सब्जियों, के नाम, ठीक है। पॉइंट में दूसरा पॉइंट लिखा रिश्ते नाते भी, रिश्ते नाते, व्यवसाय, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे माली, डॉक्टर, ठीक है। माली, डॉक्टर, मास्टर, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। पृथ्वी की विभिन्न संरचनाओं के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। पृथ्वी की विभिन्न संरचनाओं के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक। जैसे झील, नदी, घाटी, पर्वत, देखिए यहां से प्रश्न बनता है। हमें लगता तो है बहुत कुछ आता है, लेकिन पेपर में बहुत सरल क्वेश्चन गलत होता है। क्यों भाई, ऐसा कि नहीं होता है? अभी तक कितने लोगों ने तो एग्जाम दिया है? बस 2 ही लोग। आप भाई साहब दिया बोलो ना। देखिए कोई भी चीज ये मत समझिए कि हमने इसको पढ़ रखा है, उसको रिवीजन करिए, ठीक है। जो पढ़ाया जा रहा है, गवर्नमेंट भी जानती है कि हिंदी बच्चा कक्षा 6 से इंटर तक पढ़ के आया है, उसको व्याकरण का साधारण ज्ञान होगा, लेकिन फिर भी टीचर नियुक्त किया है,
यहाँ पे पैसा दे रही है, हम ऐसे थोड़ा ना है। गवर्नमेंट भी चाहती तो आपका मोटरसाइकिल इतना तो जानती है कि अपने भाई पेपर जब करवाती है बोर्ड की तो इसीलिए करवाती है कि बच्चे का वैज्ञानिक जो है उसका विश्लेषण करने के लिए कि बच्चा हाँ कितना मैच्योर है अपने विषय में, सीरियस परीक्षाएं कराई जाती है। क्यों? ठीक है, जातिवाचक हो गया। दूसरा लिखिएगा आप व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष, किसी स्थान विशेष, क्या लिखा है? वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष, किसी स्थान विशेष का बोध होता है, इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे आप मोहन, ठीक, मोहन, अब मोहन कहने से जैसे आपने किसी को बुलाया मोहन का और वहां पे 5 लोग खड़े हैं मोहन नाम के व्यक्ति, मतलब किसी शादी में गए, ठीक है, तो वहां पे अब जब किसी पर्टिकुलर उसी व्यक्ति को बुलाएंगे मोहन करके तब ये आपका हो गया व्यक्तिवाचक। वैसे परिभाषा में क्या लिखा? नाम, किसी व्यक्ति के नाम, स्थान या जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर मोहन की, हम उसी मोहन की बात कर रहे हैं जिसको हम बुलाना चाह रहे हैं, इसीलिए मोहन यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि नहीं है? ठीक है, उदाहरण लिखिएगा जैसे नाम मोहन हुआ, राम, काशी, रामचरितमानस, गंगा, शरद ऋतु, जैसे 15 अगस्त, 15 अगस्त में कौन सी संज्ञा है जी? 15 अगस्त लिख लीजिएगा। चेतक, ठीक है, तो ये आपके हो गए व्यक्तिवाचक में संज्ञा। ठीक है, उसके बाद में आइए लिखिएगा तीसरा क्या हमारा प्रकार है? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। भाव शब्द का अर्थ क्या है कि किसी व्यक्ति के गुण या अवगुण या उसकी जो है प्रकृति वो बना कैसे, उसकी जो विशेषता को बताया जाता है किसी शब्द के माध्यम से, तो वही भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे स्त्री है, स्त्री कैसी है? जातिवाचक संज्ञा, ये स्त्रीत्व कर दिया जाए तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा। जैसे सती है, सती, और उसी प्रकार सती क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई। सती, सती महिलाएं तो सती हो जाती है, फिर सतीत्व क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक, लिखिएगा परिभाषा। भाववाचक संज्ञा में जो संज्ञा प्रत्यक्ष नहीं दिखती है, लेकिन नहीं दिखती है, वही भाववाचक संज्ञा होती है। देखिएगा, भाववाचक संज्ञा में जो संज्ञा प्रत्यक्ष नहीं दिखती है वही भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मानव दिखता है लेकिन मानवता दिखती है क्या? मानव दिखता है हमको लेकिन उसकी मानवता हमको नहीं दिखती, उसका भाव है ना मानवता, तो यहीं से भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक, देखिएगा। ठीक है, अब ये जो है
सर्वनाम से भाववाचक बनते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, ठीक है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है, ठीक है, लिख लीजिएगा। जैसे मानव से मानवता, लड़का से लड़कपन, शीतल से शीतलपन, स्त्री से स्त्रीत्व, ठीक है। सर्वनाम से जो भाववाचक संज्ञा बनती है, लिखिएगा सर्वनाम से बनने वाले भाववाचक संज्ञा है। जैसे अपना, अपना से क्या होगा? अपनापन, निज, निजता, ठीक है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? लिखिएगा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनने वाले शब्द, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनने वाले शब्द, लाल से लालपन, लाल से लालपन होता है ना, जैसे लाल रंग है, इसका लालपन, नहीं कहते इसका लालपन हो गया। सुंदर से सुंदरता, विद्वान से विद्वता, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? क्रिया से भाववाचक संज्ञा, मारना से मार, चढ़ना से चढ़ाई, तो इन सारी चीजों से जो है आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है, सर्वनाम से जो है भाववाचक संज्ञा बनती है। फिर आपका अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, लिखिएगा अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? जैसे वाह वाह, वाह क्या शब्द? अव्यय शब्द है ना, वाह वाह क्या क्या होगा? वाह वाह ही, ठीक है, लिख लीजिएगा। शाबाश से शाबाशी, फिर आपका क्या है? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा कीजिएगा। वह संज्ञा शब्द जिनसे समूह का बोध होता हो, उन संज्ञा शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लिख लीजिएगा, संसद, कक्षा, सेना, विधानसभा, विधान परिषद, विद्यालय, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, थाना, सेना छावनी, लश्कर, जत्था, इस प्रकार से हमारा जो है समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण, ठीक। फिर लिखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा हमारा प्रकार क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस वस्तु को नापा तौला जा सकता है, उन वस्तुओं को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चावल, दाल, सरसों, सरसों लिखिएगा, ठीक है, कौन सा ज्यादा होगा? सरसों, तेल, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमारी संज्ञाएं पांचों कोड हुई। देखिए
आपका रिवीजन की क्लास है, अब इसको पहले पढ़ाया क्या गया हिंदी, किसी पढ़ाया? ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद में क्या शुरू करें? ठीक है, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की पूछ सकते हो, कुछ समझ में ना आया हो दूसरा टॉपिक शुरू किया जाए, जो हमने बताया गया मैं उसी प्रकार से पढ़ा था। ठीक है, वरना तो पढ़ाने में उसमें बहुत समय लगता है। ठीक, बहुत से ऐसे शब्द हैं क्रिटिकल जो भी नोट करना है, लेकिन हम आप लोगों को एक सीट दे देंगे, ठीक है, सभी लोगों को इसे देखेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे नोट करने में कम से कम 200-300 शब्द होंगे, अच्छे शब्द हैं, सीट दे देंगे उसी से नोट कर लेना। तो डाल देना मोबाइल व्हाट्सएप नहीं दे देना, तो डाल नहीं पढ़वा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट करा लेंगे, ठीक। अब ये हमारा संज्ञा हो गया, तो उसके बाद में अब हम लोग पढ़ते हैं आपका शब्द, ठीक, नोट करिएगा। शब्द करिएगा, शब्द कौन कितने प्रकार से पढ़ते हैं, तो बता सकता है? जी गैस, गैस तो नाम बोल सकते हैं ना, तो द्रववाचक में है जी, तो ये आपका ये भी रहेगा द्रववाचक में नहीं जी। अब नोट करेंगे आप लोग शब्द, ठीक, शब्द को हम लोग कितने प्रकार से पढ़ते हैं, तो बता सकता है? दो। शब्द को हम लोग कितने प्रकार से पढ़ते हैं? 3 प्रकार से, ठीक। पहला प्रकार क्या है हमारा? रूढ़ शब्द। दूसरा प्रकार क्या है? यौगिक शब्द। तीसरा प्रकार क्या है? लोकरूढ़ शब्द। क्योंकि वर्णमाला सबसे पहला टॉपिक हमारा वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, ठीक है। आपका इसी वर्ण के ही अंतर्गत जो है शब्द, पद और संज्ञा को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द, रूढ़ मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके, ठीक है। रूढ़ शब्द की परिभाषा लिखिएगा। वह शब्द किसी एक अर्थ में सर्वमान्य होंगे, उनका एक ही अर्थ होता है, इन शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से होता है, वर्णों के मेल, ठीक है। रूढ़ शब्दों का निर्माण किससे होता है? वर्णों के मेल से, ठीक है। जैसे आपका क्या है? पानी, ठीक है। पा और नी को हम अलग कर दें, कुछ बन रहा है? कोई शब्द नहीं है ना। पानी, खाना, एग्जाम्पल लीजिएगा, पानी, खाना, कमल, जाना, ठीक है। ये आपका हो गया रूढ़ शब्द, ठीक है। फिर आइए आपके दूसरा प्रकार हमारा क्या है? यौगिक शब्द। डालिए हेडिंग यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे राम प्रवेश,
घुड़सवार, गृह प्रवेश, सेनापति, ठीक हो गया। तो उसके बाद लिखेगा योग गुण शब्द। इसकी परिभाषा लिखिएगा, दो शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द दोनों शब्द सार्थक होते हैं ठीक है, दोनों शब्द सार्थक होते हैं, दोनों शब्द मिलकर एक से अधिक अर्थ देते हैं, लेकिन हम केवल एक ही अर्थ को प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, हम केवल एक ही अर्थ को प्रयोग में लेते हैं। जैसे लंबोदर, चक्रपाणि, पंकज, वीणापाणि, दशानन, पंचानन, षडानन, चंद्रमौल, त्रिनेत्र, जलद, नीरद, उपनाम एवं उपाधियों के नाम, नोट में लिखिएगा, उपनाम एवं उपाधियों के नाम भी योग गुण शब्द होते हैं। जैसे आजाद, चंद्रशेखर आजाद है, चंद्रशेखर आजाद, ठीक। महात्मा, महात्मा गांधी, इस प्रकार से ये आपके शब्द जो है रचना के आधार पर हमने शब्द को लिख लीजिएगा ऊपर हेडिंग में, जहां पे ये लिखा है रचना के आधार पर शब्द को हमने 3 प्रकार से पढ़ा। ठीक है, ये हमारा जो है 3 प्रकार के जो शब्द हैं ये रचना के आधार पर, ठीक है, शब्दों की जो है बने कैसे, इनकी रचना कैसे, ठीक है। शब्द को हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक। तो रचना के आधार पर हमने 3 प्रकार के से शब्दों को पढ़ा, ऋण शब्द, योग ऋण शब्द, यौगिक शब्द, ठीक है। अब लिखिएगा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को हम कितने प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है, 5 प्रकार से लिखिएगा, नोट करिए। सद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी, सद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी और संकर शब्द जी। संकर शब्द किसमें पढ़ते हैं बता रहे? अच्छा, मेरे पास ये लिखा है, बाकी देख लीजिएगा, आपको क्या बताइएगा, ठीक है, बता देंगे। कोई देखिए किसी का कोई डाउट रहेगा नहीं, मैं जो चीज पढ़ाऊंगा यहाँ पे सही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक। हिंदी विषय से नेट में ऐसे लोगों में कोई चीज गलत नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन समय के अभाव से हो सकता है कुछ चीजें कम रह जाए। आप हमको समय दीजिए, यहाँ पर हमको समय मिले, मैं एक क्लास एक टॉपिक को मैं 2 दिन पढ़ाऊंगा, कहीं से भी कुछ नहीं छूटेगा, ठीक।
लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका जो क्लियर हो जाएगा उसी से जो शब्द है। देखिए हिंदी को हम लोग अपने प्रयोग में तो लेते हैं, व्यवहार में तो लगभग सारी चीजें तो हमें आती रहती हैं। ठीक है, अब जैसे वाक्य है, वाक्य हम लोग प्रयोग करते रहते हैं, किस प्रकार से कौन सा वाक्य है। ठीक, ये चीजें हैं। बाकी समय बहुत, अब क्या बताया जाए, 6 क्लास है 7 क्लास है शायद से आपको बताएगा, तो 6 से 7 क्लासों में कितना पढ़ाया? सर उसने दिया था ये विषय ऊपर दिया हमने क्या राशि क्या गांव देशक विदेशक संदर्भों जो संपर्क सकते हैं तो देशी और विदेशी दो भाषाओं से जुड़े कोई भी हो जी, तो वो इसी में ऐड करके देखिए 5 पक्ष। देखिए अब आप एक चीज हो सकता है, कभी कभार ऑप्शन में संकर शब्द का आता है शब्द, जैसे रेलगाड़ी लिखा होता है, आपसे कहा जाए इसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाए, देशक विदेशक तद्भव तत्सम। अब आप बताइए क्या लगाओ, संकर शब्द ना हो। देशक विदेशक दोनों अलग अलग है। आप मान चलिए जो ये शब्द दिए होंगे तो वहां पे संकर शब्द का ऑप्शन होगा, इसीलिए हम संकर शब्द को पढ़ते हैं 5 प्रकार से। आप ही बताइए भाई, रेलगाड़ी है, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तत्सम शब्द क्या होते हैं, नोट करिएगा। तत्सम वह शब्द जो संस्कृत से निकल कर आए हैं, हिंदी भाषा में हम उनका जैसे का तैसा ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो भाषा थी वो संस्कृत ही तो थी। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी की पृष्ठभूमि ले लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक है छोटा ही है, कौन होने वाला है। ठीक है, ये सब नोट कर लिया था। देखिए तत्सम जो शब्द है वो संस्कृत से जो शब्द निकले हैं वो सीधे जो है आपसे हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, जैसे अश्रु है, अश्रु क्या है, संस्कृत का शब्द लग रहा, अश्रु संस्कृत में भी लिखते हैं और हिंदी में भी हम लोग अश्रु ही लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले जो हमारी हिंदी की पृष्ठभूमि की बात की जाए तो सबसे पहले हमारी आई थी वैदिक संस्कृत। ठीक, वैदिक संस्कृत, ठीक, फिर आई लौकिक संस्कृत, फिर आई प्राकृत, फिर पाली, फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद में ही जी मैंने क्या बोला था, ठीक हो सकता होगा। ठीक है, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत बाद लौकिक संस्कृत, फिर पाल, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश को ही हम लोग पुरानी हिंदी कहते हैं। चंद्रदत्त शर्मा द्विवेदी ने अवध भाषा को ही जो है पुरानी हिंदी कहा। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत के बाद में लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में क्या थे, जो हमारे वेद वेदांग लिखे गए हैं। लौकिक संस्कृत में जो हमारा लौकिक जैसे ढोला मारूरा दोहा वगैरह है, जो हमारे कल्लोल कवि वगैरह जो हमने जो बोल चाल में जो हम लोग उसमें प्रयोग करते हैं, जो रचनाएं, जैसे आपका बहुत सारी रचनाएं जो लोक गाथात्मक है ना, लोक काव्य लोकगीत जो वगैरह हम लोग गाते हैं, ये आपके लौकिक साहित्य के अंतर्गत दिया। ठीक है, फिर आता है पाली। पाली में क्या है, पाली बौद्धों की भाषा थी। ठीक है, प्राकृत जैनों की भाषा थी। ठीक है, अपभ्रंश से हिंदी निकल कर आए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तत्सम शब्द जो हमारे हैं उस संस्कृत में से ही कुछ शब्द ले लिए गए। ठीक है, जैसे कि तैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। जैसे गेहूं का है, हम लोग क्या गोधूम यूज करते हैं। ठीक है, गोधूम है। आंसू का अश्रु है। ठीक है, धरती का पृथ्वी है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके तत्सम शब्द हो गए। फिर तद्भव, तद्भव जो हम लोग संस्कृत से लिए गए शब्द जो हिंदी में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब जैसे आंसू का आंसू, आंसू ये क्या है, ये तद्भव शब्द है। गोधूम का गेहूं, ये तद्भव शब्द है। इसी प्रकार से देखिए तत्सम का उल्टा ही तद्भव, तद्भव का उल्टा तत्सम है कि नहीं है। जी, उल्टा कहाँ होता है?
देखिए ऑल ओवर गेहूं का जो है हम लोग जब इसको हम लोग यहाँ पे विलोम शब्दों को वो पढ़ रहे हैं ना, शब्द पढ़ रहे हैं कि शब्द जो है तत्सम और तद्भव शब्द को जो हम एक लाइन में अंतर में प्रयोग में करेंगे तो गेहूं एक तरफ लिखेंगे, गोधूम एक तरफ लिखेंगे। दो में उल्टा बता रहे हैं ना, दोनों में मैंने कहा दोनों में उल्टा बता रहे हैं, इसको पलट रहे हैं ना। तो इस प्रकार से देशज जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे हमारा बाल्टी हो गया, ठीक है, कढ़ाई है, जो हम अपने व्यवहार में प्रयोग में शब्द घरेलू प्रयोग करते हैं, जैसे कुर्सी है, ठीक है, चिमटा है, ठीक है, चिमटा को हम लोग क्या कहते हैं, भिस्ती कहते हैं ना, चिमटा को तत्सम रूप चिमटा का भिस्ती होगा ना, ठीक है। विदेशी शब्द, विदेशी जो दूसरी भाषाओं से के शब्द है, जैसे हम लोग आपका क्या नाम मास्टर जी है, ठीक है, और कैंची है, तो खाना है, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारे विदेशी शब्द है, ठीक, शब्द तो बहुत है, नोट करने के लिए समय हमारे पास होना, ठीक। ये एक कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए कि जो संस्कृत से जैसे कि तैसे ही जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो हमारे तत्सम के अंतर्गत आते हैं। जो संस्कृत के शब्द थोड़ा विकृत या विलोमकृत रूप में आए हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द जो शब्द हम अपने व्यवहार में प्रयोग करते हैं, घर में जैसे अंगोछा का अंगप्रौछा होता है, तत्सम, ठीक। तो कुल्हाड़ी का क्या होता है, ठीक है, अब आपका बाल्टी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है शब्द को संकर शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है, ठीक है। जैसे रेल, गाड़ी, रेल क्या है, इंग्लिश का शब्द है ना रेल, और गाड़ी हिंदी का शब्द है। तो दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हीं शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द वैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्द है 4 ही प्रकार से, लेकिन अभी रेलगाड़ी शब्द आएगा तो देशज विदेशज होगा। बाई चांस एग्जामिनर क्या करता है, 4 आसनों में देशज विदेशज तद्भव तत्सम दे देता है, ठीक है। लेकिन तब यहाँ पे क्या लगाओगे आप, रेलगाड़ी को मुख्यतः हम लोग संकर शब्द के ही अंतर्गत पढ़ते हैं, ऐसी बात। तो आपका ये सब हो गया शब्द, ठीक है। शब्द कितने प्रकार से पढ़ते हैं हम, 2 प्रकार से, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को हम 5 प्रकार से पढ़ते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर शब्द। तत्सम शब्द जो संस्कृत से आए हैं जैसे तैसे प्रयोग होते हैं, ठीक। तद्भव जो हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं अपने, देशी जो हम जो है अपने चाल चलन में प्रयोग करने वाले शब्द, विदेशज जो विदेशी भाषाओं से आए लिए गए हैं, संकर शब्द जो 2 भाषाओं के मेल से बने, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका शब्द हो गया, शब्द हो गया, पद हो गया, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, वाक्य, ठीक, नोट करिएगा। देखिए एक दिन में 3 ही 3 टॉपिक खत्म करना है। नोट करिए वाक्य, वाक्य की परिभाषा देखिए, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। वाक्य एक निश्चित अर्थ देता हो, जो हमारा वाक्य एक निश्चित अर्थ देता हो या भाव को व्यक्त करता हो, उन शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक। वाक्य को हम जो है कितने प्रकार से पढ़ते हैं, 2 प्रकार से। पहला क्या है, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार, नोट करिए। पहला है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर,
दूसरा है अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर वाक्य को हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। पहला प्रकार है हमारा सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द को हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं, वाक्य को हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। पहला हमारा है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य की परिभाषा लिखी थी आप लोग। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है, तो वहां सरल वाक्य होता है। ठीक है, जो हमारा उद्देश्य होता है उसे हम कर्ता से संबोधित, जो कर्ता से जुड़ी जो बातें होती हैं उन्हें हम उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, और क्रिया प्लस कर्म, क्रिया और कर्म के में जो वाक्य में कर्ता से जुड़ी बातें होती हैं, कर्ता या कर्ता से जुड़ी जो बातें होती है उन्हें हम उद्देश्य कहते हैं, और कर्म और क्रिया से जुड़ी जो बातें होती है उन्हें हम विधेय कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, कर्ता, नोट कर लीजिए, कर्ता एवं कर्ता से जुड़ी बातें वाक्य में उद्देश्य कहलाती हैं। क्रिया प्लस कर्म से जुड़ी बातें विधेय कहलाती हैं। उदाहरण में लिखिएगा, भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। सुनामी से सभी स्थानों पर, दूसरा है गप्ता, सुनामी से सभी स्थानों पर तबाही आई। फिर दूसरा हमारा प्रकार है मिश्र वाक्य का। दूसरा प्रकार लिखिएगा मिश्र वाक्य। जहां दो वाक्य आपस में इस प्रकार मिले होते हैं कि एक वाक्य दूसरे वाक्य का पूरक होता है। जहां दो वाक्य आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि एक वाक्य दूसरे वाक्य को पूर्ण करता है। ठीक, उदाहरण लीजिए, उसे घर भेज दो, उसे घर भेज दो ताकि झगड़ा ना हो। अब देखो, उसे घर भेज दो वाक्य तो है, अर्थ भी निकल रहा, लेकिन उसे घर भेज दो ऐसा लग रहा ना अधूरा वाक्य। उसे घर भेज दो तो कारण क्या, क्यों भेज दो भाई? उसे अपने घर भेज दो तो क्यों भेज दो? ताकि झगड़ा ना हो।
ये हमारा दूसरा वाक्य। ताकि झगड़ा ना हो, ये इस वाक्य के अर्थ को पूर्ण कर रहा है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लिखेगा, मैं विश्वास से कहता हूं, कह सकता हूं, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि यह मेरी घड़ी है। ठीक है, अब देखो, मैं विश्वास से कहता हूं, मैं विश्वास से कहता हूं, यहां से अगर वाक्य को खत्म कर दिया जाए तो क्या अर्थ निकले? कुछ नहीं ना। मैं विश्वास से कहता हूं, क्या कहते हो आप विश्वास? उसको कहते हो कि यह मेरी घड़ी है, कि यह मेरी घड़ी है। मैं विश्वास से कहता हूं कि यह मेरी घड़ी है, कि यह मेरी घड़ी, यही वाक्य के पहले वाक्य के अर्थ को पूर्ण करता है। मैं विश्वास से कहता हूं कि यह मेरी घड़ी है। ठीक, तीसरा लिखिएगा एग्जाम्पल, जैसे ही मैं घर से निकला, बारिश होने लगी। जैसे ही मैं घर से निकला, बारिश होने लगी। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, यद्यपि वह विद्वान है, यद्यपि वह विद्वान है तथापि आलसी है। देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, व्याकरण का सिस्टम यही है कि इसमें क्योंकि शब्दों की, वाक्यों की, मैटर की कमी नहीं है। लिखोगे तो भाई वाक्य लिखने लगो तो कितने वाक्य होंगे, 4 रजिस्टर भर जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको मिश्र वाक्य का, कि मैं विश्वास से कहता हूं कि यह मेरी घड़ी है। यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि ये मिश्र वाक्य। इसी प्रकार से हम मिश्र वाक्य को परीक्षा में पहचानेंगे। ठीक है, मिश्र वाक्य। फिर अगला उदाहरण लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, जब दो शब्दों के बीच, इसका नहीं, नोट में लिखिएगा, ये मिश्र वाक्य का नोट में लिखिएगा। जब दो शब्दों के बीच की ताक, की कमा लगा के, की ताक, क्योंकि, जैसा कि, यदि तो, यद्यपि, तथापि, ज्यों हुई त्यों हुई, बीच में आए, तब वहां मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है, अगला प्रकार लिखिएगा, अगला प्रकार क्या है? संयुक्त वाक्य। आज थोड़ा सा लिख लीजिए, इसलिए क्योंकि लिखाने का काम थोड़ा सा कम करेंगे, आज पूरा बैच है नहीं, और थोड़ा हो सकता है कि अगली बार फिर से ये टॉपिक में पढ़ा दूँ और सब मैटर बढ़ा दें, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके तरीके से रिविजन हो गया। बाकी अगर जैसा समय मिलेगा ये टॉपिक फिर से दोबारा पढ़ा देंगे पूरा बैच, क्योंकि यहाँ सिस्टम यहाँ का ऐसा है कि गवर्नमेंट की योजनाएं लगभग सारे बच्चे उपस्थित, उन सभी को कॉन्सेप्ट जो काफ़ी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उनका फीडबैक भी शायद दिया जाएगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य लिखिए, जब दो स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब दो स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं।
उदाहरण में लिखिए, राधा खेलती, राधा खेलती है और मोहन दौड़ता है। ठीक है, अब देखिए वहां पे मिस वाक्य में क्या था, एक जो पहला वाक्य दो भागों में डिवाइड था। पहले वाले वाक्य का दूसरा जो वाक्य था वो उसके अर्थ को पूर्ण किया। यहाँ पे दोनों ही वाक्य आपस में स्वतंत्र हैं, ठीक है, लेकिन जुड़े हैं दोनों आपस में। ठीक है, संयुक्त का अर्थ ही है मिलाव, दो चीजों का आपस में मिलना। संयुक्त मतलब कॉम्बिनेशन, ग्रुप, जोड़ना। राधा खेलती है और मोहन पढ़ता है। ठंडी हवा चल रही थी, दूसरा ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं उठ ना सका। देखिए उदाहरण काफी अच्छा है, आप लोग हिंदी से जो है कॉन्सेप्ट आपका अच्छा से क्लियर हो गया। शिक्षा अधिकारी बहुत आते हैं, सारे एग्जाम में आते हैं। शिक्षा अधिकारी या ठीक है, ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं उठ ना सका। अगला एग्जाम्पल लिखना, या तो तुम आओ, या तो तुम आओ या तो तुम आओ या तो अपने भाई को भेज दो। या तो तुम आओ, लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की। देखिए व्याकरण है, लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ चीजें मिस होने लगती हैं। अभी मैं आपको ओरली चाहूँ ऐसे बता सकता हूँ, लेकिन जब तक व्याकरण का मतलब है, जब तक आप एग्जाम्पल को नहीं क्लियर करेंगे तब तक व्याकरण को नहीं पढ़ा। ऐसी बात। साहित्य में साहित्य के सार को समझना पड़ेगा, तब आप साहित्य को पढ़ पाएंगे। अगर आपको तुलसीदास को पढ़ना है, तुलसीदास की रामचरितमानस और गीतावली सारी रचनाएं पढ़ के जो है आप उनको नहीं जान सकते, उसके जो है सार को समझना पड़ेगा। तुलसीदास की भावना क्या थी, उनका लेखन लिखने का कारण क्या था, उद्देश्य क्या था, उन्होंने रचनाएं की तो क्यों की, उस समय की स्थिति क्या थी, क्या उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, भविष्य में किस चीज के लिए वो सचेत कर रहे हैं। भाई साहित्य इसीलिए तो लिखा गया, कबीरदास ने इसीलिए तो लिखा है। साहित्य के ही माध्यम से तो कहा नहीं करते हैं कि आपका जो है मस्जिद पे वो टका होता है, डूबा रहता है, ये आपका जो है क्या वो बह रहा है, इस प्रकार से बातें करते हैं। तो ये सब हम लोगों को सचेत कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, साहित्य को समझने के लिए हमको साहित्य का सार पढ़ना पड़ेगा, सार समझना पड़ेगा। व्याकरण के लिए हमको टॉपिक के एग्जाम्पल पढ़ना बहुत जरूरी है। वैसे तो आप अभी जो है संज्ञा है, संज्ञा का जान लीजिए कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान देना तो संज्ञा कहते हैं। अभी आपसे मिठाई कौन दिया है नहीं बता पाएंगे। ऐसी बात। किताब गणित की किताब कौन दिया गया लेकिन नहीं समझ में आ रहा क्या है इसमें। क्या लिखा उदाहरण, या तो तुम आओ या तो अपने भाई को भेज दो। लिखिएगा, नोट में लिखिएगा। यह वाक्य विकल्प सूचक वाक्य है। यह वाक्य विकल्प सूचक वाक्य है, लेकिन ये संयुक्त वाक्य में आते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा नोट में, संयुक्त वाक्य में इसलिए और अथवा ना या आए वाक्य के बीच में तो उन वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं।
ठीक है। हमने जो है वाक्य को, वाक्य का अर्थ क्या है, सब वाक्य की परिभाषा क्या है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य को हम दो प्रकारों से या दो भेदों से पढ़ते हैं। पहला हमारा भेद है उत्पत्ति या बनावट के या रचना के आधार पर। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द को हमने तीन प्रकार से पढ़ा। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त। सरल वाक्य, वाक्य में उद्देश्य और विधेय, वाक्य जो है उद्देश्य और विधेय से मिलकर बनता है। उद्देश्य क्या होता है, कभी कभार ये प्रश्न आता है। उद्देश्य कर्ता, उन कर्ता से जुड़ी बातें उद्देश्य में आती हैं। विधेय कर्म और क्रिया से जुड़ी, कर्ता से जुड़ी बातें के अलावा वाक्य में कर्म और क्रिया को हम विधेय कहते हैं। ठीक है, कर्ता से जुड़ी बातों को उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में क्या है, जिसमें एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, वहां पे सरल वाक्य होगा। मिश्र वाक्य में दो वाक्य आपस में इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के अर्थ को पूर्ण करता है, या एक वाक्य दूसरे वाक्य का पूरक होता है। संयुक्त वाक्य जो दो वाक्य आपस में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन दोनों अपने अर्थ अलग अलग देते हैं, लेकिन वो संयुक्त रूप से जुड़े होते हैं। संयुक्त का मिलाओ, मेल करना, जोड़ना। ठीक है, इस प्रकार से हमने वाक्य को रचना के आधार पर पढ़ लिया। ठीक है, फिर दूसरा है, फिर क्या पढ़ना है हमको, अर्थ के आधार पर लिखेगा आपको। कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन तो नहीं, किसी को बता दो आपको। क्यों भाई? ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। अर्थ के आधार पर लिखेगा। पहला रचना के आधार पर हमने पढ़ा, फिर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधिवाचक, फिर निषेधवाचक, विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। पहला है विधिवाचक, दूसरा प्रकार है निषेधवाचक, तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक। ठीक है, वाक्य लिख लीजिएगा। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, अज्ञार्थक वाक्य या अज्ञार्थक वाक्य। पांचवा प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, छठा प्रकार है विस्मयवाचक वाक्य। सातवां प्रकार है हमारा संदेहार्थक वाक्य, मतलब जिन वाक्यों में संदेह की भावना को, संदेहार्थक वाक्य। आठवां प्रकार है हमारा संकेतार्थक वाक्य। देखिए, यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न भी बनता है, बनते आए हैं और प्रश्न बनेंगे। 1 से 2 प्रश्न बनता है, और आपके आरओ में तो काफ़ी प्रश्न है। वहाँ पे तो शायद 60 नंबर की हिंदी आती है। और जो टीजीटी पीजीटी देगा, अब आप लोग तो अभी सिविल की तैयारी करेंगे। सर यहाँ पे हिंदी से किया था, लेकिन हमें पीजीटी में डाल नहीं सकते क्योंकि वो कॉम्बिनेशन मांग रहा है। किसमें? उसमें पीजीटी हिंदी से। पीजीटी तो मास्टर डिग्री है, आपके पास एमए जिस विषय से होगा आप उस विषय से, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन मांग रहा है सर। कब से होगा? संस्कृत का, संस्कृत होगी तो नहीं कर पाएंगे जी। पीजी करने के लिए आपको संस्कृत होना चाहिए। नहीं, पीजीटी करने के लिए ऐसा है, नहीं, पीजीटी के लिए आपके पास हिंदी और संस्कृत अनिवार्य होना चाहिए। फाइनली पीजीटी में हिंदी में डाला नहीं था, पिछली बार नहीं डालना। वो तो मास्टर भाई। अच्छा, बीए में हिंदी नहीं है आपके पास? बीए में रही, संस्कृत नहीं रही। संस्कृत होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए, क्योंकि आपका देखिए हिंदी संस्कृत आपका यूजी में हो फाइनल ईयर में, और पीजी आपने जिस विषय से चाहे संस्कृत से कर रखा हो चाहे आप हिंदी से कर रखा हो। ठीक है, अगर हिंदी संस्कृत दोनों से कर रखा है पीजी आपने, तो हिंदी से भी पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, संस्कृत से भी पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। दोनों की ये इंटर में हिंदी होगी, संस्कृत होनी चाहिए या ये में होनी चाहिए, जी। तभी इसमें डाल सकते हैं बात। ठीक है, अब लिखिएगा विधिवाचक वाक्य की परिभाषा लिखिएगा। कोई दिक्कत नहीं परिभाषा लिखने में? नहीं नहीं सर, ठीक है। बताइए, मैं ओरली भी पढ़ा सकता हूँ, ऐसे खड़े खड़े से बोल दूं, आप लोग जैसा बताओ। नहीं नहीं पढ़ाइए सही से, जैसा आप लोग समझ आराम से पढ़ाइए। पढ़ाने के लिए बहुत मैटर है, ठीक है, लेकिन वही है कि पढ़ाया जाएगा। और आज क्लास भी कम है, हो सकता है ये टॉपिक में दोबारा रिवीजन करूँ और अच्छे से। अर्थ के आधार पर वाक्य में जो है 8 प्रकार से हैं। पहला हमारा है विधिवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है अज्ञार्थक वाक्य, पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, छठवां है विस्मयवाचक वाक्य, सातवां है संदेहार्थक वाक्य और आठवां है संकेतार्थक। ठीक, इनको रटने की जरूरत नहीं है, इनको समझने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि वाक्य को हम लोग जो है अपनी दिनचर्या में प्रयोग करते रहते हैं। सर इसमें खाली विद्वान को बता दीजिए क्या है। देखिए बताओ तो मैं कुछ रहने को बता नहीं, बताओ तो सारा कुछ बता। आपको मान लिया विधिवाचक आता है, सभी लोगों को विधिवाचक के अलावा समाज से विद्वाचक वाला बता दीजिए। बताएंगे, सब बताएंगे। क्या सारे सारे सबको समझ पहले शुरुआत तो करने दीजिए। देखिए, आप अपने को स्वयं लेकर चल रहे हैं, मुझे सबको लेकर चलना है, ऐसी बात। पढ़ाया सब जाएगा और मैं जितना पढ़ाऊंगा आप लोग उतना पढ़ेंगे। अगर आपके जो है पेपर में 20 नंबर का हिंदी आएगा तो आप 18 से 19 करके आएंगे, उतना भी मैं बात करूँ। अभी तो कुछ नहीं है शुरुआत, आज क्लास भी कम है, इसी प्रकार से मैटर। ठीक है, मैंने वर्णमाला को उस दिन 1 घंटे 40 मिनट पढ़ाया था, ये आपकी शायद। ठीक है, वर्णमाला को मैंने 1 घंटे 40 मिनट में मैं मात्र 70% टॉपिक को वर्णमाला कंप्लीट करता हूँ। और मैंने एक भी चीज वर्णमाला में, आप भी थे शायद, क्यों आपके पीछे वर्ण जितने डेमो दिया था उतने थे आप। ठीक है, हमको सबको देख के चलना है। किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को नहीं मान लेंगे क्या, क्योंकि हमारे समकक्षी हो पीएचडी करने वाले भी लोग सिविल की तैयारी करते हैं। बेरोजगारी का आलम ये है, क्यों भाई? तो पीएचडी वाले को कुछ ही पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, सब हिंदी जानता है, तो सबको देख के चलना है। देखिएगा विधिवाचक वाक्य की परिभाषा। जिस वाक्य में क्रिया के होने का बोध होता है, जिस वाक्य में क्रिया के होने का बोध होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं, या उन वाक्यों को हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या लिखी? जिन वाक्यों में क्रिया के होने का बोध होता, मतलब क्रिया निरंतर की जा रही है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, क्रिया चल रही है, पढ़ाने का कार्य चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? विधिवाचक वाक्य, मतलब क्रिया निरंतर रूप से चल रही है। ठीक है, विधि का अर्थ है चलना, निरंतर चलते रहे। एग्जाम्पल में लिखिएगा, लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ रहा है, मैं आया और आप चलते बढ़े। देखिए, मैं आया आप चलते बने। अगर मैं आया करके वाक्य को छोड़ दूं तो ये विधिवाचक वाक्य नहीं रहेगा। मैं आया, मैं क्रिया करके आया और आप चल पड़े, आप चल पड़े, जा रहे हैं क्रिया करते हुए। मैं आया आप चल पड़े। देखिए बात, ये भी उदाहरण, मैं आया और आप चल पड़े। तीसरा उदाहरण लिखिएगा, मैंने खाना खाया और
मेरी भूख मिट गई। फिर लिखिएगा, उदाहरण में क्या लिखा, लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ रहा है, जिस वक्त और मैं आया और आप चलते बने, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य उन वाक्यों को कहते हैं जिन वाक्यों में क्रिया का चलते होने का बोध हो, क्रिया हो रही हो, उन वाक्यों को हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, हो गया? कोई कंफ्यूजन पीछे भाई? पूछ सकते हैं आप, जितनी बार पूछेंगे उतनी बार। आप थोड़ा सा पढ़ लियो, मैं और अलग से इससे। सर यहाँ पर मेरी भूख मिट गई, ये तो समाप्त हो गया, चल कहाँ रह गया? क्या कहा? मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। यहाँ पे क्रिया की बात हो रही है। यहाँ वाक्य का जो मेन पॉइंट है क्रिया का होना, बल्कि यहाँ पे आप काल की बात नहीं कर रहे हैं, आप काल की बात कर रहे हैं। भाई भूख मिट गई, आप कह रहे हैं भूख मिट गई, तो क्रिया बंद हो गई। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। मैंने खाना खाकर खाने खाने का कार्य किया, मेरी भूख मिट गई। क्रिया हो रही थी कि नहीं हो रही? वाक्य क्या परिभाषा क्या कर रहा है? विधिवाचक वाक्य उन वाक्यों को कहते हैं जिनमें क्रिया का होने का बोध होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन भाई? आप पीछे दूसरा लिखिएगा प्रकार, निषेधवाचक वाक्य। परिभाषा लिखिएगा, जिस वाक्य में क्रिया का ना होना पाया जाता हो, जिस वाक्य में क्रिया का ना होना पाया जाता हो, उन वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहना है परिभाषा, क्या कहेगी? निषेधवाचक, निषेध शब्द का नेगेटिव, जिसमें क्रिया का ना होना। ठीक है, निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य में क्रिया का ना होना। विधिवाचक वाक्य में क्रिया का होने का बोध। ठीक है, जिस वाक्य में क्रिया के ना होने का बोध होता है, उन वाक्यों को हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक, उदाहरण में लिखिएगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। उसने साइकिल के लिए ना कर दी। तुम घर पहुंच ना सके। किसी को किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो बार बार पूछ सकते हैं आप। जो चीज आज नहीं मालूम होगी वो कल बताई जाएगी, सही बताई जाएगी, जो आपके प्रयोग में। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, और मेरा कार्य पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ना ना पाए, और आपका काम है एक भी क्वेश्चन छोड़ना हिंदी विषय। ठीक है, और ऐसा इसमें कितने लोगों ने इसमें हिंदी विषय से पीजी कर रखा? तो अच्छा, आप नेट दिया होगा? नेट क्यों? नेट देना चाहिए ना, नेट का सील में बस जी मेरे 2 बार तो ले चुके हैं नेट का, नहीं सिविल का साथ में नेट है। तो हमें टीचर लाइन में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा चलो चलिए ठीक है। आपका क्या है? निषेधवाचक वाक्य में जिसमें जिन वाक्यों में क्रिया का ना होना पाया जाता है,
हाँ, उन वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक। फिर अगला हमारा प्रकार है अज्ञार्थक वाक्य। जी प्रश्नवाचक, हाँ प्रश्नवाचक को बताइए। वह वाक्य परिभाषा है, प्रश्नवाचक वाक्य की परिभाषा है वह वाक्य जिसमें कोई प्रश्न किया जाता है, वह वाक्य जिसमें कोई प्रश्न किया जाता है, उन वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। लगभग सभी लोगों ने ये चीजें पढ़ी हैं, रिवीजन करने की जरूरत है। आप यहाँ पे लिख रहे हैं, अभी आपको बता दिया जाएगा, आप लिखेंगे नहीं, बहुत सारी चीजें माइंड में आप देखो। वाक्य तो हमें लगता है सब लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छा से इंटर तक वाक्य होते ही है। जो यूजी पीजी कर रहा होगा वो भी थोड़ा हो साहित्य, क्योंकि पोस्ट लेवल पे जो है आपका व्याकरण तो है नहीं, वहाँ पे तो साहित्य की जरूरत पड़ता है। जब आप मेंस देंगे, मेंस में आप अगर साहित्य विषय को लेंगे तो साहित्य में देना पड़ेगा। तो व्याकरण को लगभग थोड़ा सभी लोगों ने परिभाषा में क्या लिखा, जिन वाक्यों में वह वाक्य जिसमें कोई प्रश्न किया जाता हो, उन वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य। उदाहरण में लिखिएगा, तुम क्यों खड़े हो, वह क्या कर रहा है, तुमने कैसे सफलता प्राप्त की, तुमने कैसे सफलता प्राप्त की। ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य में जिस वाक्य में प्रश्न करने का हेतु हो, ठीक है, या जिस वाक्य में प्रश्न किया जाता हो, उन वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक। तुमने सफलता कैसे प्राप्त की, आप यहाँ पे आए हैं, आपका लक्ष्य क्या है कि हमको सिविल सेवा परीक्षा पास, क्यों यही उद्देश्य तो है, क्यों सभी लोगों का यही उद्देश्य तो है। आप लोगों से प्रश्न किया जाए कि आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं, तो आप लोग उत्तर देंगे कि हम लोग सिविल सेवा की परीक्षा पास करने के लिए आए हैं, सिविल की नौकरी करने के लिए परीक्षा देने आए हैं, परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, प्रश्न के पीछे उद्देश्य छिपा हो। कोई भी प्रश्न जो पूछता है, जो हमारा उत्तर होता है, वो एक तरीके से उद्देश्य ही होता है। अगला प्रकार लिखिएगा, अगला क्या है, अज्ञार्थक। लिखिएगा प्रकार, जिस वाक्य में आज्ञा, जिस वाक्य में आज्ञा, उद्देश्य, आदेश, निर्देश, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, निर्देश दिया जाता हो या किया जाता हो, उन वाक्यों को अज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है। अज्ञार्थक वाक्य क्या, जिन वाक्यों में आदेश या इजाजत या किसी प्रकार का कार्य करने के लिए जो हमको प्रेरणा दी जाती है, उन वाक्यों को हम अज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है। उदाहरण में लिखिएगा, सब लोग सीढ़ी से ऊपर जाएं, सब लोग सीढ़ी से ऊपर जाएं, यातायात, सब लोग सीढ़ी से ऊपर जाएं, यातायात के नियमों का पालन करें, बाजार से सब्जी लेते आना,
आप बताएंगे बाजार से सब्जी लेते आना वाक्य कैसा है? अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताओ। आप बताओ, बाजार से सब्जी लेते आना, बताइए कैसा है? जी नौकर है तो उसके लिए जी और इंडिकेट भी कर रहा है, ऑर्डर भी दे रहा है, कंडीशन में एक उत्तर दीजिए, कोई एक दीजिए, चाहे आदेश बताइए चाहे निर्देश बताइए, चाहे क्या बताइए। ऐसा अगर निर्देश मैं सोच रहा हूँ कि बोले आप, मैं जैसे पूछ रहा हूँ वही बोले आज्ञा वैसे आज्ञा बस। आप ठीक है, एक बताओ ना, एग्जाम में दो चीजें थोड़ा ना बताओ। यही होता है कंफ्यूजन है पेपर में। अब आज्ञा लिखा होता है, निर्देश लिखा होता है, कहते हैं दोनों कौन सा लगाएं? ठीक, अगला कौन सा है? इच्छा। देखिएगा इच्छावाचक परिणाम। जिस वाक्य में कोई इच्छा, शुभकामना, प्रार्थना, निवेदन, सुझाव, जिस वाक्य में कोई इच्छा, कोई सुझाव, कोई निवेदन, कोई प्रार्थना दिया गया हो, उन वाक्य को इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक, उदाहरण में लिखिएगा, आप चाहें तो मेरे साथ, आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी। आपसे कभी प्रार्थना भी कर सकते हैं कि भाई हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो आप हमको सीएसआर छोड़ दो, मुझे नहीं जानकारी। क्यों भाई ऐसे आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। अगला उदाहरण लीजिए, आप मेरे साथ चल, ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो। क्या लिखा? ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो। अगला उदाहरण है, चाहो तो बाजार चले जाओ। आपकी इच्छा हो चले जाओ। भाषा में लिखा ना, इच्छा सूचक, शुभकामना वाचक सूचक, आज्ञार्थक। ठीक है, अगला उदाहरण, कृपया आप मेरे पर भी ध्यान दें। कृपया आप मेरे पर भी ध्यान दें। क्या है? निवेदन, निवेदन कर रहे हैं, कृपया आप लोग मेरी तरफ ध्यान दें, मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ें। ठीक है, आप यह पुस्तक ले सकते हैं। ठीक है, आज सर जी कृपया आप मेरे पर भी ध्यान दें, तो व्याकरण दृष्टि से अशुद्ध है। कृपया आप मेरे पर भी ध्यान दें, हाँ उस पर ध्यान देने होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपका आज का कितना प्रकार हुआ? 4 पढ़े, 5 पढ़े। ठीक है, और अगली बार क्लास जब लगती है ये टॉपिक फिर से दोबारा अच्छे से पढ़ा देंगे, और क्योंकि मैटर बाद में था, क्योंकि हमें चाहिए। अगली बार ऐसा नहीं, क्योंकि कल होली मिलन, आज तक होली मिलन लगभग चल ही रहा है, बहुत से लोग। अगली बार तो थोड़ी अच्छा होगी तो और अच्छा मैटर
ठीक है, देखिए व्याकरण सरल की कठिन है, तो ध्यान से पढ़िए। और पढ़ा तो हमने सब कुछ, लेकिन पेपर में कर ऐसे बाकी मेरा गाना चलाना आप ठीक है। आप सही